Goal, nation's leading institute. Hello students, this is Chandan Kumar, Physics Faculty, Goal Institute. Today we are going to discuss solution of a spot test series, test number 14. फिजिक्स सेक्शन का सवाल जो आया था वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक आया था. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप सवाल पढ़ेंगे तो है एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन इज. है ना, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है. चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहा है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है. वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है. वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि V एंड B के बीच में एंगल थीटा हो गया 0 डिग्री. मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, वो होता है Q V क्रॉस B चार्ज पार्टिकल के ऊपर, है ना. तो V क्रॉस B, यहाँ पे थीटा 0 है तो V क्रॉस B 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा. तो जब मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो नो डिफ्लेक्शन, है ना. चार्ज पार्टिकल में किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, नो डिफ्लेक्शन होगा. नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पे. तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. अगला सवाल देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2. Two infinitely long parallel conducting plate having surface charge density plus sigma and minus sigma. है ना, ध्यान से देखिए इस सवाल में दो प्लेट्स हैं, एक पे जो चार्ज है वो प्लस सिग्मा है ना, और दूसरे प्लेट के ऊपर माइनस सिग्मा है. ठीक है, आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. द मीडियम बिटवीन द प्लेट इज वैक्यूम. इफ एप्सिलॉन नॉट इज द डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स. मतलब इधर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस प्लस सिग्मा वाले की वजह से लिखोगे तो इधर आएगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और नेगेटिव प्लेट की वजह से लिखोगे तो उसका भी इधर ही आएगा, कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो सही ऑप्शन अगेन क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा. क्लियर है, तो 2 का 4 हो गया. अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, a particle is moving with a constant speed along a straight line path. A force is not required. ध्यान से पढ़िए क्या बोला जा रहा है, किस चीज के लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होगा. तो हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, है ना. तो अगर मास इंटू एक्सेलरेशन होगा तो इसमें से कौन सा चीज के लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होगा. अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द मोमेंटम. मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है, स्पीड चेंज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन. जब भी एक्सेलरेशन होगा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, है ना. तो वेलोसिटी चेंज आएगा तो गलत बात है. इंक्रीज इट स्पीड, इसके लिए भी फोर्स चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पे भी. कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करवाने का मतलब एक्सेलरेशन क्या रखना है, 0. तो एक्सेलरेशन 0 रखना है तो फोर्स भी क्या रखना होगा, 0. तो ये सही हो गया. चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज करना है मतलब एक्सेलरेशन आएगा. तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3. क्लियर है बच्चों. अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4. An ideal monoatomic gas is taken around a cycle as shown in figure PV diagram. The work done during the cycle is given by. है ना, यहाँ पे देख सकते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस है. साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन होता है किसके बराबर, वर्क
वर्क डन होता है एरिया अंडर द साइकिल। तो यहाँ पे एरिया जब आप देखेंगे, यहाँ पे जब आप एरिया देखेंगे तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस हो गया दिस 4v0 माइनस v0 और इंटू हाइट, हाइट हो गया दिस तो 3p0 माइनस p0। ठीक है, और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा हाफ 4v0 माइनस v0 3v0 और 3p0 माइनस p0 2p0। ठीक है, तो आ गया 3p0 v0। तो वर्क डन क्या हो जाता है 3p0 v0। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगेन ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं। The acceleration of an object moving with a speed v in a circle of radius r is inertial frame के अंदर पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, अगर आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सर्कुलर मोशन का बात हो रहा है। पाथ कैसा है, स्पीड v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है, जिसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और वो ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है। किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। ये हम लोगों को पता है, तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर टुवर्ड्स द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, वी स्क्वायर बाई आर टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। Kinetic energy of a particle is increased by 300%. Find the percentage increase in its momentum. Kinetic energy, मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कि, है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो 300% से बढ़ गया है, तो k प्लस k इंटू 300/100, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया 4k, है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका मोमेंटम लिखूं P इनिशियल तो हो जाएगा √2m के, और फाइनल मोमेंटम अगर लिखूं तो हो जाएगा 2m, k की जगह पे हो जाएगा 4k, k की जगह पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गया है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम, मतलब डेल्टा p अपॉन p इंटू 100। तो ये हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन p इनिशियल इंटू 100। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे p फाइनल अगर लिखेंगे तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा बच्चे, तो 2 इंटू √2m के फाइनल है, माइनस √2m के अपॉन इनिशियल √2m के और इंटू 100 आएगा, है ना। तो ये 2√2m के माइनस √2m के हो जाएगा √2m के कट जाएगा 100% आएगा। कितना आएगा बच्चे, 100%। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। If a body of mass 2m collides head on perfectly elastically with velocity u with another identical body at rest, after collision velocity of second body will be। ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, if a body of mass 2m, है ना, collides head on perfectly elastically with the velocity u with another identical body at rest। तो ये भी 2m है, ये भी 2m है, आइडेंटिकल बोल रहा है, ये रेस्ट में है, ठीक है, और कितने से जा रहा है, u से। ठीक है, कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, इक्वल टू 1। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी। अब देखो बेटा यहाँ पे आइडेंटिकल है, मास सेम है, एक रेस्ट में है, और क्या है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर अगर मास सेम हो, आइडेंटिकल बॉडीज हो, तो वेलोसिटी का क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है ना। इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या हो जाता है, वेलोसिटी का इंटरचेंज हो जाता है। तो अगर वेलोसिटी इंटरचेंज करेगा
तो ये जो 2m है, ये जो पहला वाला बॉडी, इसको a बोल देते हैं और इसको b बोल देते हैं, तो a तो आ जाएगा रेस्ट में, है ना, और b मूव करेगा u से, वेलोसिटी का इंटरचेंज हो गया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 7 का 2। क्लियर है? तो 7 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ऐसा ही पता चल जाएगा, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाता है, वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाता है। ठीक है, वैसे नहीं, अगर याद हो तो आप यूज़ कर सकते हैं वो वाला फॉर्मूला, v2 इक्वल टू m2 माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे भी पता चल जाएगा इलास्टिक कोलिजन के लिए वेलोसिटी का फार्मूला। यहाँ पे मास सेम ही हो जाएगा, तो मास सेम ही हो जाएगा बच्चा, तो पहला वाला पार्ट हो जाएगा 0, है ना, और दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा 2 इंटू 2m और इंटू u, और नीचे आ जाएगा 2m प्लस 2m 4m, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे v2 u के बराबर आएगा, तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो 7 का सही ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। A monoatomic gas at pressure P and volume B is compressed adiabatically to 1/17 of its volume, है ना, that is V1 upon V is compressed adiabatically to 1/17, मतलब V1 अगर V है तो V2 हो जाएगा बच्चे 1V/27, ऐसा। ठीक है, और प्रेशर P1 यहाँ पे है P और P2 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि किस तरह का एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में P भी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, और बोल सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का पावर गामा। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि P1 अपॉन P2 जो है वो हो जाएगा V2 अपॉन V1 का पावर गामा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो, है ना। मोनोएटॉमिक है बच्चे, तो गामा का वैल्यू हो जाएगा 5/3। गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3। अब यहाँ पे P1 P दे रखा है, P2 हमें फाइंड आउट करना है और अगर मैं V2 अपॉन V1 लिखूँ तो 1/27 आएगा और गामा का वैल्यू हम लोग डालेंगे 5/3। क्या डालेंगे 5/3, और इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो P2 हो जाएगा P इंटू 27 का पावर 5/3। ठीक है, तो 27 का अगर पावर 5/3 करेंगे तो आ जाएगा P इंटू, ये हो जाएगा 243, डेट इज 243P। क्लियर है बच्चों? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई जे के एंड के वेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वेक्टर है आई जे के एंड के वेक्टर। तो अगर मान लेते हैं लेट, है ना, ए वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर ए है, कितना हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के, है ना, और बी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चे के कैप। हमसे पूछ रहा है एंगल, तो एंगल हमने पढ़ा है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यही होता है। अब यहाँ पे अगर मैं मॉड ऑफ ए लिखता तो मॉड ऑफ ए आ जाएगा √3, 1 + 1 + 1 का स्क्वायर रूट, तो √3। और यहाँ पे अगर मैं मॉड बी लिखता तो मॉड बी आएगा कितना 1, है ना। तो कॉस थीटा पुट कर लेते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी करेंगे तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी मतलब के साथ के का करेंगे तो 1 आएगा। मॉड ऑफ ए है √3, मॉड ऑफ बी है 1। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कॉस थीटा आ रहा है 1/√3, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का
ऑप्शन नंबर 1। तो 9 का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। The magnifying power of a telescope is 14 when it is adjusted for a parallel rays. The distance between the objective and eyepiece is 30 सेंटीमीटर। तो L दे रखा है ना, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दे रखा है, और वो कितना है? वो है 30 सेंटीमीटर, है ना। और वो किसके लिए है भाई? पैरेलल रेज के लिए, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। तो हम लोग जानते हैं L हो जाता है F0 प्लस FE, जो कि है 30, है ना। दूसरा हमें मैग्नीफाइंग पावर दे रखा है, तो मैग्नीफाइंग पावर होता है F0 अपॉन FE, और ये कितना है? 14। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है F0 प्लस FE इक्वल टू 30, और दूसरा है F0 अपॉन FE इक्वल टू 14, है ना। तो यहाँ से अगर मैं लिख सकता हूँ F0 इक्वल टू हो जाएगा 14 FE, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो F0 के जगह F0 प्लस FE इक्वल टू 30 है, F0 के जगह पे 14 FE रख लेते हैं, प्लस FE इक्वल टू 30, है ना। तो ये हो गया बच्चे 15 FE इक्वल टू 30, FE इक्वल टू हो गया 30 अपॉन 15 2, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। और F0 अगर लिखेंगे तो हो जाएगा कितना? 30 माइनस 2 28 सेंटीमीटर। तो एक 2 हो गया और एक 28 हो गया। तो देख लो 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। Question of a standing wave is given by equal to 16 sin 2 pi x cos pi by 2. Then amplitude of its component wave with which it is formed will be. Component wave का amplitude पूछ रहा है। तो अगर आपको याद हो स्टैंडिंग वेव में, अगर मान लो दो वेव्स हैं, कंपोनेंट वेव्स हैं, मान लो a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक को मान लो, दूसरा मान लो बाई 2 इक्वल टू a sin के एक्स प्लस ओमेगा टी, है ना। ऐसा करते थे। अब इन दोनों को बाई इक्वल टू क्या हो जाता है? बाई 1 प्लस बाई 2, है ना। और यहाँ से हमें मिलता है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव मिलता है जिसका इक्वेशन क्या हो जाता है? ये हो जाता है 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, है ना। इस फॉर्म में होता है। क्लियर है? इस फॉर्म में होता है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है साइन एक्स, एम्पलीट्यूड तो पूरा है लेकिन जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होने वाला स्टैंडिंग वेव का वो 2a होने वाला है, और वो 16 की जगह पे, 2a की जगह पे क्या है? 16, और कंपोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? a। तो आपको पता चल गया होगा कि जो एम्पलीट्यूड होगा ऑफ कंपोनेंट वेव, है ना, ऑफ कंपोनेंट वेव, वो हो जाएगा कितना? 16/2 8 सेंटीमीटर। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट 1, when a body dropped from a height explode in mid-air, its center of mass keeps moving in a vertical downward direction. क्लियर? सही बात है बच्चे, स्टेटमेंट सही है। क्या बोल रहा है कि अगर एक बॉडी है जो कि ड्रॉप किया जा रहा है और एक्सप्लोड हो गया मिड एयर में, ठीक है, तो बॉडी के ऊपर फोर्स जो ग्रेविटी लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। अब जब एक्सप्लोड हुआ तो उस पर जो फोर्स लगा वो इंटरनल फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज अभी भी उस पर नीचे की तरफ लग रहा है। तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है ना, वो ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है, और अगर वो ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है तो उसका मोशन वैसे ही होते रहेगा जैसे पहले हो रहा था। तो सेंटर ऑफ मास कीप्स मूविंग इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सेंटर ऑफ मास का जब एक्सेलरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपॉन मास, है ना। तो वो तो वही रहेगा, उसमें तो चेंज आएगा नहीं, चाहे वो एक्सप्लोड कर जाए चाहे वो साथ में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। स्टेटमेंट 2, एक्सप्लोजन अकर्स
अंडर इंटरनल फोर्सेस ओनली। यहां तक स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स इज 0, ये गलत बात है ना। अभी मैंने एग्जांपल लिया कि ये जब कोई बॉडी फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, है ना, और वो एक्सप्लोड किया तो एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या जब वो एक्सप्लोजन हो रहा था उस समय एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लग रहा था, ग्रेविटी एक्ट कर रहा था, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ये गलत हो जा रहा है ना। तो इस स्टेटमेंट की वजह से एक्सटर्नल फोर्स इज 0 दूसरे वाले स्टेटमेंट को गलत बना रहा है। तो 12 का हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए देखते हैं। A water proofing agent changes the angle of contact, है ना, from obtuse to 90 डिग्री, from acute to obtuse वैल्यू। सही बात है बच्चे, है ना। ये क्या करता है, वाटर प्रूफिंग एजेंट जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, लिक्विड जो है वो सरफेस को बेट नहीं कर पाता है ना। नॉन बेटिंग लिक्विड के बारे में पढ़ा होगा, जैसे मरकरी है। मरकरी क्या है, आप हाथ डालो उसके अंदर, वो हाथ को गीला नहीं करेगा। कारण क्या है, कारण है कि उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर दैन 90 डिग्री होता है। तो उसी तरीके से अगर जब आप वाटर प्रूफिंग एजेंट डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं सरफेस पे, वो क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा, मतलब बूंद जो है पानी का ड्रॉपलेट है वो चिपकेगा नहीं सरफेस से। क्लियर है। तो हो जाएगा फ्रॉम एन एक्यूट टू ऑब्ट्यूज वैल्यू। तो 13 का हो गया सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। If Maxwell distribution is valid and Vp denotes most probable speed, V the average speed and Vrms the root mean square speed, then अब आपको पता होना चाहिए तीनों रिलेशन। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि Vrms क्या होता है, तो Vrms होता है √3 RT/m, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि V एवरेज क्या होता है, तो V एवरेज होता है 8 RT/m। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, तो ये होता है 2 RT/m। अब देख लीजिए यहाँ पे, है ना, RT/m सब में कॉमन है ना। तो रेशियो अगर देखेंगे तो हो जाएगा इधर √3 हो गया 8/π, है ना, और इधर हो गया √2, ये हो गया 1.7, है ना। 8/π करोगे तो पाई होता है 3, ये 2 से बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन 2, और यहाँ तो 2 ही है ना। तो आपको पता चल गया होगा, क्या पता चल गया होगा कि इसमें ए वाला जो है सबसे ज़्यादा बड़ा Vrms है ना, सबसे बड़ा ए है, और फिर एवरेज है, तो फिर V एवरेज हो जाएगा, और फिर V एवरेज को V बोला है बच्चे, V द एवरेज स्पीड, ठीक है, और फिर है मोस्ट प्रोबेबल, तो Vrms V एवरेज मोस्ट। 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए देखते हैं। Unpolarized light is passed through a Polaroid. On viewing through the Polaroid, we find that when the Polaroid is given one complete rotation about the direction of the light, one of the following is observed. क्या बोला जा रहा है कि अनपोलराइज्ड लाइट है और एक पोलराइड है ना, एक पोलरॉइड है, और वो मान लो इसका एक ट्रांसमिशन एक्सिस है, जो भी है पोलराइड, है ना। अब इधर से जो लाइट जा रही है वो बिल्कुल अनपोलराइज्ड है, ठीक, और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, I। सवाल को समझो, ठीक है। अब जब लाइट यहां इधर से बाहर आएगी, है ना, तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा I0/2। अब मान लो तू इधर बैठ के देख रहा है ना, पोलराइड के पीछे बैठ के अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें जो इंटेंसिटी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, I0/2।
अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं इस पोलराइड को ऐसे रोटेट करूं, है ना, इसमें यही बोल रहा है कि ऑन व्यूइंग थ्रू द पोलराइड, मतलब इस साइड से देखा जा रहा है, वी फाइंड दैट व्हेन द पोलराइड इज गिवन वन कंप्लीट रोटेशन, मतलब पोलराइड को ऐसे घुमाया गया, है ना, तो अनपोलराइज्ड है बच्चे, इसको किसी भी एंगल पे रखोगे तो अनपोलराइज्ड में I0/2 ही आएगा बाहर, है ना, इंटेंसिटी क्या आएगा, चाहे उसको घुमाओ चाहे कुछ भी करो, तो इस तरफ इंटेंसिटी हमेशा क्या रहने वाला है, I0/2। प्लेन पोलराइज्ड रहता तो चेंज होता रोटेशन से, नो डाउट, लेकिन अनपोलराइज्ड लाइट है तो यहाँ पे इंटेंसिटी हमेशा I0/2 रहने वाला है, मतलब कि इंटेंसिटी कांस्टेंट रहने वाला है ना। इसके लिए इंटेंसिटी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, तो यही हो जाएगा आंसर। देख लेते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ट्वाइस मैक्सिमम एंड ट्वाइस जीरो, गलत बात है, चेंज ही नहीं होगा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, गलत बात है। देयर इज नो चेंज इन इंटेंसिटी, सही बात है ना। देयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ग्रेजुअली, ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन दिख गया होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। 16 The magnetic flux through a circuit of resistance R changes by an amount of delta phi in the time delta t, then the total quantity of electric charge Q that passes any point in the circuit during time interval delta is represented by, अब बनाने वाला सवाल नहीं है, फॉर्मूला है, कितना डेल्टा क्यू, कितना चार्ज फ्लो किया, वो होता है डेल्टा फाई अपॉन आर। अब ज़्यादा मैं यही लिख सकता हूँ, I इक्वल टू हो जाता है E अपॉन आर, और E अपॉन आर को लिख सकते हैं 1/r डी फाई अपॉन डी टी, है ना, और I को लिख सकता हूँ मैं डी क्यू अपॉन डी टी, जो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा 1/r डी फाई अपॉन डी टी, है ना। यहाँ से आप डेल्टा क्यू इंटीग्रेट करने के बाद लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन आर के बराबर। वैसे भी ये फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स फॉर अ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी होता है Gmm अपॉन 2r, है ना, तो देख लो, S हो गया, मैच कर देता हूँ, इसका S हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होगा, नेगेटिव में होगा, तो इसका डबल और नेगेटिव में R हो गया। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव में P हो गया। ऑर्बिटल स्पीड रूट Gm अपॉन R होता है, तो एक Q हो गया, तो SRPQ। तो देख लीजिए SRPQ किसमें है, SRPQ ऑप्शन नंबर 2 है ना, सही मैच कर रहा है SRPQ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ऑफ द डायोड शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम विच वन इज रिवर्स्ड बायस्ड। रिवर्स्ड बायस्ड कौन सा है ना, तो रिवर्स्ड बायस्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, इस तरफ हाई होना चाहिए, इस तरफ लो होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, इधर बच्चे लो है, L है, और इधर H है, तो ये फॉरवर्ड है, कोई बात नहीं, सही है ना। यहाँ पे भी देखेंगे तो इधर लो है और इधर हाई है ना, तो ये भी फॉरवर्ड है, ठीक है। करंट इस तरफ जाएगा, इधर अगेन हाई है और इसके रिस्पेक्ट में लो है ना, तो वापस करंट इधर जाएगा, फॉरवर्ड है, ठीक है। अब ए ध्यान से देखिए, ए हाई है और इसके रिस्पेक्ट में लो है, करंट अपोजिट, मतलब रिवर्स बायस्ड है, तो करंट जाएगा ही नहीं, है ना। तो सही ऑप्शन मिल गया, 18 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए देखते हैं। A metallic solid sphere is placed in a uniform electric field. Which path the lines of force follows as shown in figure, है ना, पूछा हुआ सवाल है, वैसे आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। कैसा है मेटालिक सरफेस, तो मेटालिक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और मेटालिक सरफेस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पास नहीं कर रहा
है ना। इसके साथ दिक्कत है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस पे, ये अंदर से पास कर रहा है तो हो नहीं सकता, ये भी अंदर से पास कर रहा है तो ये भी हो नहीं सकता, ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, अंदर से पास भी नहीं कर रहा है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन, सही लाइन हो गया फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में ही है, तो 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। In the adjoining figure there is no deflection in the galvanometer, then R is equal to, गैल्वेनोमीटर है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 है तो 10/40 इज इक्वल टू, जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो सेम हो जाएगा R/80, है ना। तो R इक्वल टू हो जाएगा 80/4 20 ओम, है ना। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए देखते हैं, द वर्क फंक्शन ऑफ एल्युमिनियम इज 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वर्क फंक्शन कितना 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब बोल रहा है इफ 100 फोटोन्स ईच ऑफ एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम देन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। अब तुम सोच के देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का इमिट करवाना है, फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिट करवाना है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना, मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। लेकिन यहाँ पे फोटोन का एनर्जी 4.6 से कम है, 3.2 है। अब एक के जगह पे 1000 यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर वो एक ही फोटोन से एक टाइम पे इंटरेक्ट करता है, और ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो बाहर आ जाएगा, है ना। वो उसके उस थ्योरी के अगेंस्ट है, जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, है ना। देन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट पॉसिबल। 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बच्चे, आपने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी पढ़ा होगा तो वहाँ आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मिलेगा, इज, है ना। एनर्जी डेंसिटी यू हो जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर, है ना। और इसको पीक वैल्यू के टर्म में आप लिखना चाहेंगे तो ERMS आता है E0/√2, और स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, है ना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 3, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। A concave mirror of focal length f is immersed in a liquid. The focal length of the mirror in water will be. आपको पता होना चाहिए मिरर का फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ऑन मीडियम। किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कॉनकेव मिरर के ज्योमेट्रिकल शेप पे, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। F = R/2 होता है, तो कोई मतलब नहीं है आप किस वाटर के अंदर रखो, कहीं भी रखो, उसका फोकल लेंथ वही रहेगा। 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये आपको पता होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, लेकिन वीकली मैग्नेटाइज होता है, इसलिए पॉजिटिव बट स्मॉल। तो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। A parallel plate capacitor is connected to a battery and a dielectric slab
इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स देन विच क्वांटिटी इंक्रीजेज। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसके अंदर इसने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है हाफ CV², है ना। तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, बैटरी से कनेक्टेड है, तो है ना। तो जब आप इंसर्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक तो C बढ़ेगा, तो जब C बढ़ेगा तो एनर्जी जो स्टोर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, विच क्वांटिटी इंक्रीजेज, EMF तो कांस्टेंट रहेगा, स्टोर्ड एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। तो सही आंसर हो गया 25 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स तो लगता है, लेकिन बेटा फ्रिक्शन फोर्स जहां पे लगता है, जैसे यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो फ्रिक्शन तो लग रहा है लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है। जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन का वर्क नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, इज ऑलवेज 0, है ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट इज 0.4 mm, है ना। दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस बोल रहा है 0.4 mm एंड द स्क्रीन इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 0.8 मीटर। कैपिटल D दे रखा है बच्चे 0.8 मीटर। द थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट 3 सेंटीमीटर बाई 3 दे रखा है थर्ड ब्राइट फ्रिंज, और कितना है 3 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ फ्रिंज। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट, है ना। तो चलिए बाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं बाई 3 है तो हो जाएगा 3 लैम्डा D/D। तो लैम्डा हो जाएगा बाई 3 इंटू D/3D। क्लियर है बच्चों। अब पुट कर लेते हैं, बाई 3 दे रखा है 3 mm, तो 3 इंटू 10⁻³ स्मॉल d दे रखा है 0.4 mm, तो 0.4 इंटू 10⁻³ और 3 इंटू D तो 0.8, 3 इंटू D तो 0.8। क्लियर है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या आएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम, और सही ऑप्शन हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर 3। 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपको बस यंग्स मॉडुलस का पूरा सेटअप फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत आसानी से ये सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। इस तरह का सवाल बहुत बार आ चुका है आपके टेस्ट पेपर में। A Zener diode having breakdown voltage equal to 20 volt is used in a voltage regulation circuit shown in figure. The current through the diode is, डायोड से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देख लो यहाँ पे 20 वोल्ट है ना, यहाँ 20, तो इधर कितना बच गया, टोटल 30 है बच्चे, तो इधर हो गया 10 वोल्ट। तो यहाँ से मैं करंट I लिख सकता हूँ। तो अगर मैं I लिखूँ तो I हो जाएगा 10/250, है ना, और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 40 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से तो 40 मिली एम्पियर मुझे पता है कि करंट जा रहा है। ठीक है, अब इधर 20 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट हो जाएगा। तो इधर से अगर करंट आप लिखना चाहते हो रेजिस्टेंस से IR, तो ये हो जाएगा 20/2 किलो ओम, है ना, और ये हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। कितना हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर। ठीक है, 10 मिली एम्पियर हो गया। अब यहाँ से जो करंट जाएगा, हमसे यही तो पूछ रहा है करंट थ्रू द डायोड, तो करंट थ्रू डायोड ID जो है वो हो जाएगा I माइनस IR। I है कितना, 40 मिली एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर, तो सही आंसर आ जाएगा बच्चे 30 मिली एम्पियर, है ना। तो 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है,
तो 28 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। In an LCR series circuit R equal to 4 ohm, XL 12 ohm, XC 9 ohm, the total reactance, ध्यान देखिएगा, रिएक्टेंस बोल रहा है, रिएक्टेंस X इक्वल टू हो जाएगा XL माइनस XC, है ना? तो XL माइनस XC लिखोगे तो हो जाएगा 12 माइनस 9, है ना? तो 3 ओम आएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा क्या? 29 का ऑप्शन नंबर 4। तो 29 का करेक्ट ऑप्शन है 4th ऑप्शन। क्लियर है? अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। टू सेंड 5% ऑफ मेन करंट थ्रू अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 95 ओम, शंट रिक्वायर्ड इज। अब आपको पता होना चाहिए IG इक्वल टू होता है RS अपॉन RG प्लस RS, है ना? जब हम मीटर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तब। तो IG अपॉन I हो गया RS अपॉन RG प्लस RS। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो IG अपॉन I इंटू 100, ये हो गया RS अपॉन RG प्लस RS इंटू 100। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, IG अपॉन I इंटू 100 यही दे रखा है 5%, है ना? 5% ऑफ द मेन करंट थ्रू द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब IG अपॉन I मेन इंटू 100 इक्वल टू 5, है ना? तो यहाँ पे 5 लिख देता हूं, तो 5 इक्वल टू RS अपॉन RG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 95 प्लस RS इंटू 100, है ना? इसको इधर कर लीजिए, तो 95 इंटू 5 प्लस 5 RS इक्वल टू 100 RS। ठीक है, RS को एक तरफ कर लेते हैं, तो आएगा 95 RS इज इक्वल टू 95 इंटू 5। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करोगे तो RS आ जाएगा 95 इंटू 5 अपॉन 95, 5 ओम। क्या आ जाएगा? 5 ओम। और 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31। A coil of self-inductance of 2 millihenry carries a current of 3 ampere. The energy stored is, सिंपल सा सवाल है बच्चे, एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है, तो इक्वल टू हम लोग जानते हैं हाफ LI² होता है। तो हाफ L दे रखा है 2 हेनरी मिली हेनरी, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और I है 3, तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? तो 31 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, अ लाइट वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी दे रखा है किसी लाइट वेव का 6 इंटू 10 टू द पावर 4, एंड वेवलेंथ भी दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर्स इन अ मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब मीडियम के अंदर है, तो V लिखेंगे तो हो जाएगा लैम्डा इंटू F, तो लैम्डा हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और होगा 6 इंटू 10 टू द पावर, माफ कीजिएगा 14 है, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर 7, है ना? और इसको लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो भी है, हम लोग जानते हैं म्यू, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है C/V, तो C हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8, है ना? अब इसको म्यू अगर आप देखेंगे, है ना, तो 30/18 5/3 आ जाएगा, जो कि आएगा 1.67। ठीक है,
क्लियर है बच्चों? तो 1.67 सही ऑप्शन हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। तो चलिए, हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अनदर स्टेट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 दे रखा है ना। देन द नंबर ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन, अच्छा आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन हो जाता है n इंटू एन माइनस 1/2। तो यहाँ n का वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15 सही ऑप्शन हो जाएगा 33 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, इन द सर्किट शोन बिलो द पावर developed in 8 ohm resistor is 32 watt, the power in watt developed in the 16 ohm resistance। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर लिखेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे V²/R। क्यों? क्योंकि पैरेलल में V कांस्टेंट होता है। क्या होता है? V कांस्टेंट। तो V यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, दोनों में सेम ही आएगा, तो पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो हम लोग लिख सकते हैं P1/P2 इज इक्वल टू R2/R1। ठीक है, पहले वाले में कितना पावर? 32 वॉट, तो P1 है 32, P2 दूसरे वाले में हमसे पूछ रहा है R2 दूसरा वाला रेजिस्टेंस 16 है और ये है 8, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 16 है और ये कितना है? ठीक है, 16 है और ये था 8, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 8 दूना 16, 32/2 16 वॉट। कितना आ जाएगा बच्चे? 16 वॉट। क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 16 वॉट। क्लियर है? अगला सवाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। न्यूक्लियर फिजन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, है ना। तो इसका सही आंसर है बच्चे लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी। लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो पता नहीं। इसमें क्या है, नील्स बोर्स ने एक्सप्लेन किया था कि जैसे ड्रॉप टूट के 2 ड्रॉप बनता है, एक ड्रॉप बड़ा सा ले लो, वो टूट के जिस तरीके से 2 ड्रॉप में बनता है, न्यूक्लियर फ्यूजन भी वैसे ही होता है। और जैसे 2 ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन भी कुछ कुछ उसी तरीके से होता है। और दोनों में बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे कि अगर हम एक लिक्विड ड्रॉप की बात करें तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और उस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं और न्यूक्लियॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स होता है। जिस तरह से लिक्विड ड्रॉप के अंदर सरफेस टेंशन होता है ना, सरफेस पे एक तनाव होता है, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी, न्यूक्लियस के सरफेस पे भी एक तनाव देखने को मिलता है, टेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, और भी बहुत सारा सिमिलरिटीज है। जैसे आप एनर्जी दोगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल इवोपरेट होगा, उसी तरीके से अगर आप एनर्जी एक न्यूक्लियस को दोगे तो न्यूक्लियॉन्स उससे बाहर आ सकता है ना। तो उसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसका 35 का सही ऑप्शन है सेकंड, लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी। क्लियर है? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो 35 का 2 है, 36 पे आ जाते हैं। ब्लू स्टार इज हाई टेम्परेचर देन रेड स्टार। सही बात है, क्योंकि रीजन में बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन वेवलेंथ। हमने पढ़ा है बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, यही है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ब्लू स्टार इज एट हाई टेम्परेचर। तो ब्लू स्टार मतलब वो रेडिएशन ब्लू कलर का ज़्यादा कर रहा होगा, मीन रेडिएशन जो उसका है वो ब्लू कलर का है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा, है ना, क्योंकि कम वेवलेंथ का रेडिएशन कर रहा है तो टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा।
और रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो वेवलेंथ ज़्यादा मतलब टेम्परेचर कम। तो पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 36 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 1। 36 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे आप किसी भी चीज़ को हीट करेंगे तो पहले वो रेडिश होगा, और ज़्यादा हीट करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्लू कलर का दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अ पॉइंट moves with uniform acceleration v1 v2 v3 uniform acceleration and v1 v2 v3 denotes the average velocity in the three successive interval of t1 t2 t3 which of the following statement relation is correct। देखिए सवाल को बना देता हूं मैं, वैसे और शॉर्ट तरीके से बना सकता हूं लेकिन शायद समझ में नहीं आया इसलिए प्रॉपर तरीके से बनाता हूं। मान लीजिए लेट इनिशियल स्पीड u है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है ना, इनिशियल वेलोसिटी u है एंड एक्सेलरेशन मान लेते हैं a है, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन, ठीक, ओके। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी लिखना है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो ut प्लस हाफ AT² और टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा u प्लस हाफ AT। क्या आ जाएगा, u प्लस हाफ AT। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमें बन रहा है वो क्या बन रहा है, u प्लस हाफ AT। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक फॉर्मूला बना है अभी। अब फॉर t1, पहले इंटरवल t1 0 से t1 की बात करें, फॉर 0 टू t1, तो 0 टू t1 एवरेज स्पीड कितना है बच्चे, v1। तो v1 को हम लोग लिख सकते हैं u प्लस हाफ AT1, ठीक है ना। फॉर t1 टू t2, t1 से अगर t2 की बात करें, t1 से t2 टाइम में, तो एवरेज स्पीड कितना रहा है, वेलोसिटी कितना रहा है, v2। तो v2 और इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो गया होगा u प्लस AT1, है ना। t1 टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गया होगा पार्टिकल का, u प्लस AT1 अब प्लस हाफ AT2। और इसी तरीके से अगर आप v3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे u प्लस AT1 प्लस AT2, तो AT1 प्लस T2, है ना, और प्लस हाफ AT2, ठीक। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, आप v2 माइनस v1 निकालिए। v2 माइनस v1, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा हाफ AT2, है ना, और इसको माइनस कर रहे हैं तो आ जाएगा प्लस हाफ AT1, तो हो जाएगा हाफ AT1 प्लस T2 आएगा। इसी तरीके से अगर v3 माइनस v2 लिखेंगे, है ना, तो आएगा हाफ A। देखिए इसमें से u प्लस AT1 गायब हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा AT2 और माइनस हो जाएगा हाफ AT2, तो हाफ AT2 बचेगा और हाफ AT3 है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ बचेगा हाफ T2 प्लस T3, है ना। और जब रेशियो ले लेंगे दोनों का तो v2 माइनस v1 अपॉन v3 माइनस v2 का रेशियो हो जाएगा t1 प्लस t2 अपॉन t2 प्लस t3। तो v2 माइनस v1 अपॉन v3 माइनस v2, t1 प्लस t2 अपॉन t2 प्लस t3। सही ऑप्शन आपको दिख गया होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38।
इफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड वायर इज 36 T, देन मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r/3 फ्रॉम इट्स एक्सिस, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में अगर बात करें, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, जैसे सॉलिड कंडक्टर है, तो अगर अंदर में हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है ना। अगर आप ग्राफ पढ़ा होगा आपने तो ग्राफ भी आपको याद होगा, इस तरीके का ग्राफ आता है, तो अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो B1/B2 हम लोग लिख सकते हैं R1/R2 सिंपली, डायरेक्टली बहुत आसानी से बन जाएगा। B1 कितना है? B1 है बच्चे 36, B2 हमें फाइंड आउट करना है। R1 36 बोला है कहाँ पे? एट सरफेस, मतलब R1 R रहा होगा और R2 है R/3। तो यहाँ से अगर B2 में लिखूं तो B2 आ जाएगा 36/3 12 टेस्ला। कितना आ जाएगा? 12 टेस्ला। तो सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो चलिए 39, if time period of SHM is T, then minimum time taken by particle to move from x equal to 0 at t equal to 0 to x equal to a/2 will be, है ना। SHM का इक्वेशन मान लेते हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। अब यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है, बाई x है तो x ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे दे रखा है एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 है, तो अगर इसमें पुट करें तो ये 0 हो जाएगा a साइन 5, है ना। इसका मतलब 5 भी क्या है? 0 है। इसका मतलब हमारा इक्वेशन मॉडिफाई हो गया, x इक्वल टू हो गया a साइन ओमेगा t, क्योंकि 5 0 है, 5 क्या आ गया? 0 टाइम पुट करने से। ठीक है, अब सवाल में क्या बोल रहा है? जब x इक्वल टू a/2 होगा तो पुट कर लो, a/2 इक्वल टू a साइन ओमेगा t, a से कट गया, साइन ओमेगा t 1/2 आया। इसका मतलब हुआ ओमेगा t इक्वल टू π/6 आया और t इक्वल टू π/6 ओमेगा आया। तो π/6 ओमेगा को हम लोग लिखेंगे 2π/t और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा t/12। क्या आएगा? t/12। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 2। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में एक चीज आपको मैं बता दूं, एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप्स, यहाँ पे जो पावर है उसमें मिसप्रिंट है 50 पाई है। क्या है? 50 पाई किलोवाट। व्हेन रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 2400 रिवॉल्यूशन पर मिनट, व्हाट टॉर्क डज इट डिलीवर्स, है ना। तो पावर होता है बच्चे P इक्वल टू T डॉट ओमेगा, है ना। तो हमसे इसमें टॉर्क पूछ रहा था, तो टॉर्क हो जाएगा P अपॉन ओमेगा। P लिखेंगे 50 पाई किलो 10⁻³ है ना, और ओमेगा 2400 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब हर रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर, पर मिनट 60, है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 625 न्यूटन मीटर, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 500 पाई नहीं 50 पाई किलो वॉट है। क्लियर है? तो 40 का सही आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग। A body is projected up at a 60-degree rough inclined plane. If the coefficient of friction is 0.6, then the retardation of the block. ये inclined plane है और ये थीटा है। अब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया, है ना, नीचे क्या लगता है बच्चे? mg साइन थीटा। और नीचे क्या लगेगा? ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो फ्रिक्शन, है ना। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन अपॉन मास, है ना। और ये आपको पता होना चाहिए, ये आज आएगा g साइन थीटा, फ्रिक्शन को म्यू mg कॉस थीटा लिखेंगे
तो म्यू कॉस थीटा, एम तो कट ही जाएगा, ए एक्सेलरेशन आएगा, डी एक्सेलरेशन बोल लो, ठीक है। अब प्लेस कर लेते हैं, तो जी हो गया 10, साइन थीटा, साइन 60 है तो साइन 60 हो जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा √3/2, म्यू है 0.6 और cos 60 हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11.6 मीटर स्क्वायर, है ना। तो 41 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 41 करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हाँ, escape velocity for a projectile at earth surface is VE. A body is projected from earth surface with velocity 7 VE. The velocity of body when it is at infinite distance from the center of earth. इंटरस्टेलर स्पीड हमसे पूछ रहा है ना। तो V इंटरस्टेलर जो होता है आपने पढ़ा होगा, ये हो जाता है V प्रोजेक्शन का स्क्वायर माइनस V एस्केप का स्क्वायर। तो V दे रखा है 7VE माइनस VE स्क्वायर, है ना। तो A हो जाएगा 49VE स्क्वायर माइनस VE स्क्वायर, 48VE स्क्वायर। 48 का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो हो जाएगा 4√3VE। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। A series resonant LCR circuit has a quality factor दे रखा है Q, वो दे रखा है 0.3, है ना। R दे रखा है 5 ओम और C दे रखा है 4 ओम। हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है L, है ना। हम लोग जानते हैं क्वालिटी फैक्टर Q होता है 1/√LC। स्क्वायर कर देते हैं तो Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/R² इंटू LC। L इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर इंटू R² और इंटू C, है ना। अब L को हम लोग लिख लेते हैं Q स्क्वायर, तो Q का वैल्यू है 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर, R स्क्वायर, R का वैल्यू है 5, तो R स्क्वायर लिखेंगे तो 25 हो जाएगा और C लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 0.09 और इंटू 100 ये हो गया 9 हेनरी। क्या हो गया? 9 हेनरी। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। A transformer is employed to reduce 440 वोल्ट टू 220 वोल्ट, है ना। तो अगर मुझे प्राइमरी वोल्टेज की बात की जाए तो है 440, है ना, प्राइमरी वोल्टेज 440 और सेकेंडरी वोल्टेज है 220, ठीक है। द प्राइमरी ड्रॉज अ करंट IP 10 एम्पियर एंड द सेकेंडरी IS 19 एम्पियर, है ना। द एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है ना, और इंटू 100। तो आउटपुट लिखोगे बच्चे तो VSIS हो जाएगा, VSIS और इनपुट हो जाएगा VPIP और इंटू 100। तो VS सेकेंडरी 220 है और 220 है और 19 है और प्राइमरी 440 है और 20 है और इंटू 100 पुट कर दिया तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, हाँ ठीक है। 220 440 एक कुछ तो गड़बड़ लिखा है जी। करंट ऑफ द प्राइमरी ड्रॉज अ करंट 10 एम्पियर, प्राइमरी 10 एम्पियर था तो यहाँ पे गलत दे दिया है। प्राइमरी करंट है 10 एम्पियर तो 10 हो गया, तो ये हो गया आपको 19 इंटू 5 95%।
तो 44 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। चलिए 45, इफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, वेलोसिटी v एंड डेंसिटी d। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सबसे पहले तो डायमेंशन लिख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाता है m-1 L3, है ना, mlt-2 था फोर्स का, और मास से डिवाइड किया m-1 हो गया, L3 हो गया, t-2 ही रहेगा, ए है, ठीक है। और वेलोसिटी v लिखेंगे तो आ जाएगा lt-1, और डेंसिटी d लिखेंगे तो आ जाएगा ml-3। क्लियर है। हमसे पूछ रहा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, तो जिसका निकालना है हम लोग मान लेते हैं टॉर्क इज g का पावर x, v का पावर y और d का पावर z, है ना। तो g के जगह पे लिख लेते हैं m-1 L3t-2 x हो गया, v हो गया lt-1 y हो गया, और d हो गया ml-3 z हो गया, है ना। और टॉर्क का आपको पता होना चाहिए, टॉर्क का होता है ml2t-2। अब यहाँ बाई कंपेयरिंग, अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा। तो पहला इक्वेशन मिलेगा -x, इसमें तो है नहीं, और उसमें है -x प्लस z इक्वल टू -1। एक इक्वेशन तो ये मिल गया पहला। दूसरा L का देख लेते हैं। तो L का पावर देखेंगे तो 3x प्लस बाई -3z, ए हो गया किसके बराबर, पहला इक्वेशन -x प्लस z, m का पावर 1 है ना जी, तो +1 होगा, हाँ। तो यहाँ पे हो गया 2 के बराबर। और t का देख लेते हैं तो -2x और -2x तो -2x -y, है ना, कितना के बराबर है, -2 के। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, इन्हीं दोनों को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से आपको बाई कटता हुआ दिख रहा होगा। 3x - 2x, x बचेगा, इधर बच जाएगा -3z, ठीक है, और इधर बच जाएगा 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो डायरेक्टली मिल गया, x = 3z, x = 3z। अब क्या करते हैं, इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो अगर इसमें इसको पुट करेंगे तो x = मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3z, तो -3z, x के जगह पे 3z डाला तो -3z हो गया, और प्लस z = 1। अब हो गया -2z = 1, और z = हो गया -1/2। और z किसका पावर है, डेंसिटी का। तो डेंसिटी का पावर -1/2 देख लेते हैं। पहला में है, किसी और में है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो बाई z का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहीं से पता चल चुका है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, 45 करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46। आगे चलिए देखते हैं। The force per unit length between two straight conductors separated by a distance of 0.04 meter is इतना. The current in one conductor is 20 ampere and that in other conductor. Force per unit length. Force per unit length. Mu naught I1 I2 2 पाई क्या हो जाता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। क्लियर है। अब ये फोर्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है 3 × 10⁻³
म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I1 एक करंट दे रखा है 20, I2 मान लो मुझे पता करना है, नीचे हो जाएगा 2 पाई और D के जगह पे लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक, तो यहाँ से हम लोग 2 पाई से 2 कट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, और I2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I2 कैलकुलेट कर सकते हैं तो बता देता हूँ क्या हो जाएगा। इधर आ जाएगा 12, है ना, 12 अपॉन नीचे आ जाएगा 40, 12 अपॉन 40 और इधर है 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 और इधर है 10 टू द पावर -7। तो ये 12 अपॉन 40 और हो जाएगा 10 टू द पावर 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2। अब 12 अपॉन 40 है और इसको लिख सकते हो 1200 अपॉन 40, तो 30 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 एम्पियर। तो सही ऑप्शन है बच्चे 46 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? 46 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। Velocity of a particle is given by v equal to square root of 40 minus 8x मीटर पर सेकेंड। इट्स एक्सेलरेशन विल बी, इसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है एक्स के टर्म में, है ना। तो चलिए इसको करते हैं। v इक्वल टू क्या दे रखा है? v इक्वल टू हमारे पास गिवन है √40 माइनस 8x, है ना। और अगर वेलोसिटी x का फंक्शन होता है तो हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं v dv अपॉन dx। तो v हमारे पास है, dv अपॉन dx हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2√40 माइनस 8x और इंटू 8x का होगा तो ऊपर आ जाएगा -8। तो dv अपॉन dx भी हमें मिल चुका है, v भी है। अब एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या था? v इंटू dv अपॉन dx। v क्या है? v है √40 माइनस 8x इंटू dv अपॉन dx क्या है आप देखेंगे तो है 1/2√40 माइनस 8x और इंटू -8। क्लियर है? कट गया, है ना। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन देखेंगे तो आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -8/2 हो गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सही ऑप्शन बन रहा है क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 48। Air stream flows horizontally past an aeroplane wing of surface area 6 meter square. The speed of air over the top surface is 70 meter per second and under the bottom surface is 30 meter per second. The force of lift on the wing. तो सबसे पहले बर्नौलिस से डेल्टा पी हो जाएगा हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, है ना। तो हाफ रो डेंसिटी दे रखा है 1 एयर का और 70 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ 4900 माइनस 900, है ना। तो डेल्टा पी आ जाएगा 2000। ठीक है, हमें फोर्स लिखना है। फोर्स लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, है ना। और कितना रहेगा? तो डेल्टा पी इंटू ए के बराबर। तो डेल्टा पी है 2000 और एरिया दे रखा है शायद सरफेस एरिया 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इंटू 6 तो ये हो जाएगा 12000 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 12000 न्यूटन। तो 48 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? 48 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए देखते हैं।
A pipe closed at one end produces a fundamental note of 224 Hz. It is then cut into equal length. The fundamental notes produced by the two piece are. हाँ, एक पाइप है ना, closed at one end. एक पाइप है closed at one end. मान लीजिए इसका लेंथ L है ना, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा V/4L और वो दे रखा है कि 224 हर्ट्ज है ना। अब इसको कट कर दिया दो इक्वल पार्ट में, है ना, तो इसको जब कट कर दोगे तो एक तो तुम्हें मिलेगा क्लोज्ड और एक मिलेगा ओपन, है ना। लेकिन अब इसका लेंथ लेकिन हाफ हो गया होगा L/2 और इसका भी लेंथ हो गया होगा L/2। अब जब लेंथ चेंज हो गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो लिखेंगे V/4 L/2, है ना, तो ये आ जाएगा V/2L दैट इज, और V/2L V/4L है 224, तो V/2L हो जाएगा 224 × 2 मतलब 448 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा 448 हर्ट्ज। इसका फ्रीक्वेंसी लिखिएगा तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा V/2L, L के जगह पे बच्चे L/2 आएगा, है ना, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो V/2L होता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ क्या है L/2, यानी कि V/L आया। V/L का मतलब है V/4L का 4 टाइम्स, है ना, तो V/L लिखेंगे तो 4 × हो जाएगा 224, है ना, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे आएगा 896। तो एक का कितना हो गया, एक का हो गया 448 और एक का हो गया 896, तो 448 896 49 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 50 नंबर, तो चलिए देखते हैं। हाँ 50 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाथ फंक्शन। पाथ का फंक्शन नहीं है, कौन सा इसमें से पाथ का फंक्शन नहीं है, तो पाथ का फंक्शन नहीं होता है क्या, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, तो डेल्टा यू। तो डेल्टा यू डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, तो डेल्टा यू हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको दिख रहा होगा, ये है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। तो 50 का करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों, हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया 1 से लेके 50 तक। आई होप आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।